नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो अंतिम समय में बिहार पुलिस के लिए सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसी में से ये ज्योग्राफी का 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, 250 है। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उससे रूबरू हम पहले से ही रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जैसे ज्योग्राफी का पहला होता है ना थ्योरी, और इससे इसका परिचय ज्योग्राफी का परिचय से, यानी ज्योग्राफी के परिचय से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सभी दिया गया है। जैसे ज्योग्राफी का परिचय चैप्टर हो गया, उससे 15 क्वेश्चन, इसी तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप लोग बताएंगे ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था। ये किए थे इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किए थे। दूसरा क्वेश्चन है विश्व की मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था। बताइए, विश्व की मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था टॉलमी ने। पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा महासागर? यह है आर्कटिक महासागर। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 33.5 डिग्री और 66 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है। 33 डिग्री और 66 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है? यह है शीतोष्ण कटिबंध। पांचवा क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार कर जो मापी गई दूरी होती है उसे अक्षांश कहेंगे, तथा इससे मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, हमारे देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किब्यूथू। आगे देख लीजिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है बताना। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा का याद करने का एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार होता है ना। इससे क्या होगा? मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो गया, और ग से गुजरात, म से मणिपुर, म से मध्य प्रदेश हो गया, अच्छा से छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। इसमें देखिए, इसमें गुजरात एवं राजस्थान भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी आ रहा है। असम कहीं नहीं आ रहा है। असम से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितने पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय रेखा स्थित है? यह सर है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। भारत की मुख्य सीमा की समुद्री लंबाई है कितना किलोमीटर है? यह है 6100 किलोमीटर। आगे देख लीजिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितना दूर तक है? यह है 12 नॉटिकल दूर। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहते हैं। जैसे कि ये भारत है, पश्चिमी तट, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, जैसे एक कन्याकुमारी हो गया और
यहाँ कृष्णा नदी बह रही है। इस डेल्टा को क्या कहेंगे? इस डेल्टा को कहेंगे कोरोमंडल तट। इस डेल्टा को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन सा चैनल? बताइए आप लोग। ये करता है 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों को अलग करता है। अब बताइएगा, भारत में सबसे छोटा सीमा स्थल किस देश का लगता है? भारत से सबसे छोटा सीमा स्थल ये लगता है अफगानिस्तान का। भारत के भौतिक भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? ये है 27.7%। 27.7% क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। आगे, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। ये था भूगोल के परिचय से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अब है चैप्टर 2 भूगर्भिक संरचना। अब इससे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखेंगे। इसका क्वेश्चन है पहला कि कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। जितने भी, जैसे कि साउथ अफ्रीका, उधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये सब अलग अलग है ना। जो पहले क्या थे, एक ही में सब है जो जुड़े हुए थे कार्बोनिफेरस युग में। तो बोल रहा है कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड जो आपस में जुड़े हुए थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, उसका क्या नाम दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने उसका नाम दिया था पैंजिया। आगे देख लीजिए, पृथ्वी निर्माण के क्रम में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ? ये हुआ था सबसे पहले आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ? यानी हर एक प्रकार के खनिज का तो निर्माण हुआ ही, लेकिन कौन सी चट्टान में है जो ज़्यादा कोयला का ही निर्माण हुआ? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानी जो है उसमें ज़्यादा कोयला का निर्माण हुआ। आगे क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कौन प्रस्तुत किए थे? किसने प्रस्तुत किया था ये बताइएगा आप लोग। ये प्रस्तुत किए थे मोर्गान और आइजैक ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण किस काल में हुआ? यह चतुर्थ काल में हुआ था। अब चैप्टर 3 भौतिक विभाजन से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेंगे हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित नहीं है? हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय है जो मेन हिमालय नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, देख लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है ना, तो ये इसको 3 श्रेणी में बांटा गया। यहीं पे जो है ये है ट्रांस हिमालय, और इसका ये हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों का अलग अलग। पहला वाला काराकोरम श्रेणी है, दूसरा लद्दाख श्रेणी है, तीसरा जास्कर श्रेणी है। यही तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ तो यही पूछा है ना कि ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित नहीं है? तो काराकोरम तो है, जास्कर भी श्रेणी, गॉडविन आस्टिन भी, ये चोटी का नाम है, ये भी स्थित है। लेकिन अन्नपूर्णा श्रेणी है जो ये ट्रांस हिमालय में नहीं स्थित है, ये मेन हिमालय में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अन्नपूर्णा। आगे देखिएगा, महान हिमालय में भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? महान हिमालय यही जो हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, ये मेन हिमालय। इसमें सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा भारत में। बृहद व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से अवस्थित है? इधर ट्रांस हिमालय तो आप लोग देख लिए। देखिए बृहद हिमालय क्या होता है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, इधर ये है, तो यहाँ तो ये है ट्रांस हिमालय। और ये जो
पहले ये मिल गया है, ये हो गया बृहद, ये बीच में जाता है, ये मध्य हो गया, ये हो गया बाह्य हिमालय। तो जो बृहद और बाह्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच बहुत सारी घाटियाँ स्थित है। तो बोला जा रहा है कि जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन अवस्थित है। तो अवस्थित है कांगड़ा, लाहौल व स्पीति। ये सब घाटियाँ हैं जो कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है जो स्थित है। ये है डफला, मीरी, अबोर, पटकई बुक। ये सब जो पहाड़ियाँ हैं वे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, सिडनी बुर्राड के अनुसार विभाजित हिमालय को कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। सिडनी बुर्राड जो थे वो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटे थे। एक असम हिमालय को जो बांटे थे वो सिंध नदी और सतलज नदी के बीच बांटे थे, उसको बोले थे पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी के बीच को बोले थे उन्होंने कुमायूं हिमालय। तो हम यहाँ क्या पूछे हैं कि सिडनी बुर्राड के द्वारा हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली के नदी के बीच जो बांटे थे उसे बोले थे कुमायूं हिमालय। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। कौन कौन से दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देख लेते हैं, दीफू, बोमडिला, यांग्याप और पांगसाऊ दर्रा। दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, पांगसाऊ दर्रा, ये सब दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहेंगे। रावी और ब्यास के दोआब को कहा जाता है बारी दोआब। इसको हम लोग इसका जैसे कि रावी है ना, इसका उल्टा से भी याद कर सकते हैं बारी, और इसमें पहले ब्यास नदी में पहले ब आ रहा है, तो इसलिए रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहते हैं, बारी दोआब। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थलाकृति को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बालू का स्तूप। राजस्थान के मैदान में जो प्रमुख स्थलाकृति स्थित है उसको कहेंगे बालू का स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन है। यह है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट के कर्नाटक में स्थित है, जो बहुत ही प्रमुख है। आगे देखिए, झारखंड में मुख्यतः किस पठार का विस्तार है। झारखंड में विस्तार है कौन सी पठार का, आप लोग जानते होंगे, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है कि प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वत कौन है। यह अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है जो सबसे प्राचीनतम पर्वतों में आती है, और ये प्री कैम्ब्रियन काल में ही उत्पन्न पर्वत है। भारत का उत्तर पूर्वी, अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार कौन सा है। यह कार्बी एंग्लोंग पठार है जो भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रमुख पठार हैं। आगे देख लेंगे, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्नर तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है। ये स्थित है, इस तटीय मैदान को बोलते हैं उत्तरी सरकार। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप है, उसका नाम क्या है। क्या नाम है बताएंगे आप लोग, उसका नाम है बैरन द्वीप। उत्तरी अंडमान में जो स्थित एक द्वीप है, द्वीप तो बहुत सारा है लेकिन प्रमुख द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप। अगला है कि हाल ही में यानी 2018 में किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। इसमें से किस द्वीप, ये चारों ऑप्शन में से किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा, तो रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, और ये कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। 37वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, यह है माजुली द्वीप।
अब देखेंगे चैप्टर 4 यानी नदी से कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों का कैसा लग रहा है? यदि किसी प्रकार से आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह से ये लाभ पहुंचाया है। इसका अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहेंगे? उस स्थान को कहेंगे उद्गम स्थल। अगला है अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 भागों में बांटती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 भागों में बांटती है? अफ्रीका महादेश की कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 भागों में बांटते हैं। कांगो नदी को जाबरे नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइएगा कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम? ये होता है मानसरोवर झील से। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? इसका ये भी बोल सकते हैं कि मंदाकिनी को काली नदी कहते हैं। मंदाकिनी नदी को ही काली नदी कहा जाता है। ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है? ये मिलती है कर्णप्रयाग में। अगला क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा की पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो उनकी पूर्वी धारा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और गंगा जब निकलती हैं उस टाइम भी इनको भगीरथी के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा व यमुना के संगम पे कौन सा शहर बना है? ये बना है प्रयागराज शहर है जो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। आगे बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बताएंगे आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सांगबो नाम से। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो किसको कहाँ से जोड़ती है? ये असम में स्थित है और सदिया से धुबरी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी है जो ये भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ है जो बहुत सारी घाटियाँ का निर्माण हुआ, इसीलिए ये भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है स्वर्णरेखा नदी को। अगला है कि भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है महानदी नदी पर। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? बताइएगा कहाँ करती है? ये करती है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन नहीं है? कौन नहीं है पहचानना, यानी कौन नदी अरब सागर में नहीं गिर रही है? तो इसे हम लोग ऑप्शन वाइज देख लेंगे। लूनी नदी तो अरब सागर में ही गिरती है, यानी अरब सागर की ओर जाती है, बीच में ही ये समाप्त हो जाती है। साबरमती नदी ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ताप्ती, माही, पेरियार ये सब भी अरब सागर में गिरती है। मांडवी, शरावती, कृष्णा और कावेरी ये अरब सागर में नहीं गिरती। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है कौन सी नदी? तो भाखरा नांगल परियोजना यह है सतलज नदी पर स्थित। और उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। तुलबुल व ऊटी परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। और हमें पता करना है कि चिनाब नदी पर कौन स्थित है। ये सलाला, बगलिहार, दुलहस्ती ये जितनी भी परियोजनाएं हैं ये चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर है डी। चलिए आगे, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सी नदी विवाद है? मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी जल विवाद है।
आगे देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है। मतलब इनमें से कृत्रिम झील कौन सा नहीं है। तो गोविंद सागर झील एवं गांधी सागर झील, ये सब झील तो प्राकृतिक झील है। राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, ये सब क्या है, प्राकृतिक सागर झील है। नागार्जुन सागर और पेरियार, ये सब प्राकृतिक है। और उमियल झील एवं लोकटक झील जो है वो कृत्रिम झील है। इसीलिए इसका आंसर होगा डी। आगे देखेंगे, अगला है कि कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है, ये बताएंगे आप लोग कौन सा जलप्रपात है। यह है गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात है जो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अब है चैप्टर 5 मानसून से, यानी मानसून से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखेंगे हम लोग, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। बताइए आप लोग किस प्रकार की भारत की जलवायु है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, यानी भारतीय जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो अक्षांश, ये तो बिल्कुल प्रभावित करते हैं। हिमालय भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि उधर से जो मानसून आता है वो यही तो हिमालय ही तो रोकता है। समुद्री तट से दूरी भी, ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियां कौन कौन सी है। ये हैं भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियां हैं निम्न दाब व उच्च दाब, ये भी है। न्यून दाब क्षेत्र में वर्षा, हवा का बहना, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देख लेंगे कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र RTCZ में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है। ये बना रहता है RTCZ क्षेत्र में हमेशा न्यून दाब का क्षेत्र बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून उत्पत्ति की गत्यात्मक सिद्धांत को किसने दिया। ये दिए थे फ्लोन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून में होने वाली वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है, यानी मानसून से पहले ही जो केरल में वर्षा हो जाती है उसको बोलेंगे आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को प्रवेश करती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती है। यानी कि देखिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है और यहाँ पे है पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे तो टकराएगी ही ना, लेकिन बीच में ही है बहुत सारे दर्रा। इसमें से एक है पालघाट दर्रा, तो वो पालघाट दर्रा से होकर पार कर जाती है। तो यही तो पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वो किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती है। तो पालघाट दर्रा से होकर आगे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा को कौन प्रभावित करता है। तो गंगा के मैदान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है उसमें से गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां हैं जो प्रभावित करता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे कि भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होती है। दिसंबर में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। आगे देखेंगे भारत में लौटता हुआ मानसून स्थलखंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होगी, स्थलखंड से आता है, इसीलिए इसमें आर्द्रता की कमी होगी। भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून में लगभग कितना प्रतिशत आर्द्रता होता है। तो कम ही होगी ना, क्योंकि वो स्थलखंड से लौट रहा है, इसीलिए आर्द्रता होता है मात्र 13%। एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। बताएंगे आप लोग कि एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। ये होती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो जानेंगे कि एल नीनो है क्या है। एल नीनो इसमें ये होता है कि प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में
समुद्री की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण हवा के पैटर्न में बदलाव होता है और दुनिया भर में मौसम का बदलाव हो जाता है। आगे देखेंगे कि भारत की गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत के गंगा के मैदान में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला उत्तरी पूर्वी मानसून में है तमिलनाडु। अब देखेंगे अगला चैप्टर से भारत की मृदा से कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, और सिस्मोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम बातों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो प्रथम अवस्था है संसर्ग। आगे देख लेंगे कि भारत की मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत है। तो जलोढ़ मिट्टी है जो 40% है और 15% लाल मिट्टी, 18% काला मिट्टी है और 4% लेटेराइट मिट्टी। आगे देख लेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा उसको क्या कहेंगे, बांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा उसको खादर। आगे देखेंगे 76, जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक मात्रा में पोटास, कौन सा पाया जाता है, पोटास। आगे देखेंगे भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप में पाया जाता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत हर एक जगह मिलने को दिख जाएगा, कुछ क्षेत्र में उस जगह पे है काली मिट्टी, लेकिन प्रधान रूप में कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, ये दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत ही मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिएगा कि लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूना का प्रयोग इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वो क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है। जहाँ तापमान भी अधिक होती है और वर्षा भी अधिक होती है वहाँ लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा को प्रायः अप्रौढ़ मृदा कहा जाता है। तो ये पर्वतीय मिट्टी को अप्रौढ़ मृदा कहा जाता है क्योंकि वो कभी प्रौढ़ हो ही नहीं पाता, बार बार भूस्खलन हो गया, ये हो गया, जिससे मिट्टी क्या होती है, बार बार वहाँ से हटते ही रहती है। आगे देखेंगे कि लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है। तो लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब सभी की मात्रा अधिक होगी, इसीलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी। आगे देखेंगे कि उर्वरक में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है। तो उर्वरक में पोटेशियम की मात्रा 18% होती है। आगे देखें दलहनी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक क्या है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है मोलिब्डेनम। क्या आवश्यक तत्व है, मोलिब्डेनम। आगे देखेंगे कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है। इसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। आगे देखिएगा कि पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है, बताइएगा आप लोग कैसी होती है पर्वतीय मृदा की प्रकृति। इसकी प्रवृत्ति होती है अम्लीयता होता है वह इसी प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा। बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी है। आगे देखेंगे अगला चैप्टर है सिंचाई व्यवस्था। इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है जो इम्पोर्टेंट हो बिहार पुलिस के लिए। इसमें दिया गया कि भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो ये की जाती है 2000 से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई।
आगे देखेंगे भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया। की गई थी 1987 में। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया था? 1987। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की थी। सबसे पहले कौन सा देश ड्रिप सिंचाई की शुरुआत की थी? एक क्या था? इजराइल ने। आगे देखेंगे कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला कौन सा राज्य है। तो ये है बिहार भी लाभान्वित होता, उत्तर प्रदेश भी और मध्य प्रदेश भी इससे बाण सागर परियोजना पर से लाभान्वित हो रहा। और ये बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ये परियोजना सोन नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे कि सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है? सलमा बांध का निर्माण भारत ने ही करवाया है, यह कहाँ यह स्थित है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के माध्यम से की जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। यह अवस्थित है पंजाब में सरहिंद परियोजना। और ये परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर बनी है। आगे देखेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई थी। ये रखी गई थी 30 मार्च 1958 ईस्वी को। अगला देखेंगे कि दिघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइएगा आप लोग किस क्षेत्र से संबंधित है। यह है राजस्थान से संबंधित। आगे है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया। एक किया गया था 1996-97 में। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया। टिहरी बांध के पीछे एक झील का भी निर्माण करवाया गया है, उसको नाम रखा गया है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या नाम रखा गया है? स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्तुत किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार कौन से राज्य में है। यह पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई का विस्तार, प्रतिशतता के हिसाब से पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक माना जाता है किनको? बेयर्ड स्मिथ को। आगे है कि सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। सुरंगम किस राज्य की सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था है। तो एक केरल। सुरंगम यानी सुरंगम प्रणाली से किस राज्य में सिंचाई किया जाता है। तो केरल। तो हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। अभी बने रहिएगा इस वीडियो में, अभी आगे 150 क्वेश्चन और बचा हुआ है। और इसका 8वां चैप्टर से महत्वपूर्ण कृषि, और इसका 8वां चैप्टर है कृषि व पशुपालन। देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो तथा कटाई मार्च अप्रैल में क्या कहलाएगी। मतलब कौन सी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है तथा कटाई मार्च अप्रैल में होता है। तो रबी फसल का बुआई होता है। और जायद फसल जिसको बेचकर हम तुरंत पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वैसे फसल को जायद फसल कहते हैं। इसकी बुआई हो जाती है अप्रैल मार्च में और कटाई हो जाती है मई जून में। और खरीफ फसल की जैसे कि अभी का टाइम है, ये जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादन की बारंबारता क्या कहलाती है। ये कहलाती है गहन कृषि। आगे जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है। बताएंगे आप लोग। जैविक कृषि का जनक माना जाता है किन्हें? अल्बर्ट हावर्ड को। भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ा।
जब भारत में हरित क्रांति आया तो सबसे ज़्यादा विस्तृत खेती का प्रचलन कहाँ हुआ? ये हुआ था केरल और कर्नाटक में। वैसे सभी जगह हुआ था लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ। आगे का क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में कहा जाता है कुरुबा। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंगूर के उत्पादन को बताएंगे। अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। अंगूर के उत्पादन को वर्मी कल्चर नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर और वर्मी कल्चर क्या हो गया? इसमें केचुआ से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट उत्पादन। पीसी कल्चर क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है कटक में। चावल किस प्रकार की खरीफ फसल में आता है? चावल आता है उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल में। इसमें है कि निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन से है? एराज 3077 एक गेहूं की प्रमुख फसल है। ये भी अर्जुन, कल्याण, सोना, ये सब गेहूं की प्रमुख किस्म है। आगे देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो ये करता है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा है? सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल है गन्ना। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चाय में कैफीन, थीन, निकोटीन, ये सब सभी पदार्थ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। आगे है कि कॉफ़ी या कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कॉफ़ी और कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील। आगे देखेंगे कि जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो जूट के उत्पादन के लिए आवश्यकता पड़ती है दोमट मिट्टी का। आगे है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो भारत विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जो मूंगा रेशा का उत्पादन करता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से नकदी फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो नकदी फसल का प्रमुख उदाहरण है इसमें से सभी, जैसे कि तंबाकू था और उधर क्या था? तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या है? सभी नकदी फसल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एस स्वामीनाथन को। आगे देखेंगे कि श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित रहा? तो श्वेत क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र रहा वो है दक्षिणी क्षेत्र। आगे देखें कि नदी जोड़ो योजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? तो नदी जोड़ो योजना के लिए लाई गई थी अमृत क्रांति। निम्नलिखित में कौन गाय की प्रमुख किस्में हैं? ये साहिवाल, मराठी, ये सब क्या? ये सब सभी गाय की ही किस्म है। गिर व मालवी, नागौरी व अंगोल, ये सब सभी गाय की ही प्रमुख किस्में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे खनिज चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे कि भारत में किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? तो ये कहा उत्तरी पूर्वी पेटी भारत का जो है उसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह अयस्क पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कितना? 84%। आगे देखिएगा कि मैग्नीज का उपयोग कांच, शुष्क बैटरी, जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका शीर्षक उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का शीर्षक उत्पादक राज्य कौन सा है बताइएगा आप लोग। इसका शीर्षक उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। और मैग्नीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कांच, शुष्क बैटरी, जंगरोधी इस्पात, ये सब बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि भारत में तांबे के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में जो तांबा का अयस्क के लिए
ये सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा। अगर ये भी इसका से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में तांबे के अयस्क नहीं अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो भारत में। तो कहाँ स्थित है ये स्थित है, बताएंगे आप लोग कहाँ स्थित है। ये मध्य प्रदेश में। सीसा किस अयस्क से प्राप्त होता है, बताइए। ये होता है गलेना से प्राप्त। आगे देखेंगे कि भारत में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है। कौन सा है भारत में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य, तो ओडिशा। किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी आदि में किया जाता है। किसका किया जाता है, ये किया जाता है चांदी का उपयोग। आगे देखेंगे कि इसमें से क्या है। निम्नलिखित में कौन समूह एक गैर धात्विक खनिज है। कौन सा समूह एक गैर धात्विक खनिज है, तो अभ्रक व चूना पत्थर एक क्या है, गैर धात्विक खनिज है। डोलोमाइट, एस्बेस्टॉस ये भी है जो गैर धात्विक खनिज है। जिप्सम, हीरा, संगमरमर, ये सब जितने भी ऑप्शन दिए गए वो गैर धात्विक खनिज ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे कि भारत में माइका किसको बोलते हैं, अभ्रक को ही बोलते हैं। भारत में माइका का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत में माइका का शीर्ष उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे देखिएगा कि चूना पत्थर में सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है, तो इसका शीर्ष उत्पादन कौन करता है, यानी चूना का शीर्षक उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है मध्य प्रदेश। और चूना पत्थर में क्या क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर के अंदर सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर ये सभी पाया जाता है चूना पत्थर में। आगे देखेंगे कि भारत में आगे का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य है जो एस्बेस्टॉस का 95% अकेले उत्पादन करता है, तो एस्बेस्टॉस का 95% अकेले उत्पादन कौन करता है। गुजरात ऐसा राज्य है जो एस्बेस्टॉस का 95% अकेले उत्पादन करता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एस्बेस्टॉस क्या, तो ये एस्बेस्टॉस एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला रेशेदार खनिज है जो चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है, बताइएगा आप लोग। जिप्सम जो है कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का उदाहरण है। आगे देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा किसको बोलेंगे, परंपरागत ऊर्जा उसको बोलेंगे जो लंबे समय में उपयोग किए जा रहे हैं और आमतौर पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हो, ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो देखिएगा इसमें से ऑप्शन कौन सही होगा। लकड़ी क्या सीमित मात्रा में उपलब्ध है, गैस, कोयला, बताइए। अब बताइए कौन सही होगा, तो ये सब सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसीलिए हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के परंपरागत स्रोत सभी हैं। इसमें लकड़ी भी ऊर्जा संरक्षण के परंपरागत स्रोत है, गैस भी, कोयला भी। आगे देखेंगे कि भारत में गोंडवाना कालीन और तृतीयक युगीन कोयला के निक्षेप तेलंगाना के किस नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं, ये मिलते हैं गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कोयला का सबसे उत्तम कोटि रूप किसे माना जाता है, तो एंथ्रेसाइट का। कोयला का सबसे उत्तम कोटि रूप कौन है, एंथ्रेसाइट। देखिएगा, वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला का उत्पादन कौन है, भारत का शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य कौन है, तो यह है झारखंड। झारखंड बहुत पहले से ही आता आ रहा है कि कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो झारखंड में। कोयला पर आधारित एनटीपीसी का कौन सा संयंत्र बिहार में स्थित है, बताएंगे आप लोग। तो ये कहलगांव, बाढ़ व बरौनी ये सब कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। आगे देखिएगा कि खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पाद कौन कौन सा है, यह है, बताएंगे आप लोग कौन कौन सा है। जैसे कि डीजल पेट्रोलियम, विमान ईंधन व कृत्रिम रबर, पॉलीएस्टरीन व डिटर्जेंट, ये सब सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, यह जामनगर तेल शोधक कारखाना है जो है वो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है, ये पश्चिमी अपतट पे है जो भारत में प्राकृतिक गैस का यहाँ सबसे ज़्यादा भंडार मौजूद है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये राजस्थान जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है।
भारत में अवस्थित टनकपुर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है टनकपुर जल विद्युत केंद्र। आगे देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? यह कलपक्कम। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन केंद्र, सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र कलपक्कम है। और यह कलपक्कम विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। और जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और काकरापारा जो है ये गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे कि किस परमाणवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? ये कहा जाता है एंटमनी परमाणवीय खनिज को क्या कहा जाता है? सुरमा। आगे देखेंगे भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड स्थित है नागपुर में। अब हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं 10वां चैप्टर तक। अब देख लेंगे कि उद्योग चैप्टर को देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था मुंबई में। आगे है कि भारत की आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया? तो भारत के आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति लाया गया था 1956 ईस्वी में। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? ये कहा जाता है लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? बताइएगा आप लोग। भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। आगे देखेंगे कालिंगनगर टाटा का इस्पात संयंत्र है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है ओडिशा में। अगला है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया है? ये बनाया गया है इटली के सहयोग से। भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? ये वाराणसी में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला उर्सल संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था रानीपेट में। आगे है भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया बालीगंज में। पहले क्या स्थापित किया गया था? पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ? बालीगंज में। आगे देखेंगे कि कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? यह सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग है जो भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है, लेकिन कृषि के बाद। आगे देखेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। आगे भारत में चीनी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाओं निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये सभी कानपुर, टोंक, आगरा, ये सभी भारत के प्रमुख चर्म। आगे देखेंगे। आगे है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई? ये की गई थी 24 जुलाई 1991 ईस्वी को। आगे भारत में प्रथम दिया सिलाई उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम दिया सिलाई उद्योग की स्थापना की गई थी अहमदाबाद में। हम लोग 11 चैप्टर के तक पहुँच गए हैं। अगला चैप्टर परिवहन है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना कब हुई? ये हुई थी कब? बताएंगे आप लोग। कब हुई थी? 1995 में। आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यह है कि
स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? बताएंगे कितनी है चेन्नई से कोलकाता की लंबाई? यह है 1684 किलोमीटर। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा NH है NH44। अच्छा, ये बताएंगे कि NH44 कहाँ से कहाँ तक जाती है, किसको किसको जोड़ती है? तो ये जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? यह है केरल में। आगे देखेंगे। आगे कि जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाके में जिस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के निर्माण किया जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में है जो उस पर्वतीय इलाके में सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये प्रोजेक्ट हीरक के तहत जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाके में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आगे है कि भारतीय रेलवे के किस रेल मंडल या जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है सिकंदराबाद में स्थित। आगे देखेंगे कि कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन कब शुरू किया गया था? बताइएगा कब शुरू किया गया था दिल्ली मेट्रो का परिचालन? ये शुरू किया गया था 2002 ईस्वी में। आगे है कि दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1999। आगे देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया? ये चलाया गया है समानता एक्सप्रेस। समानता एक्सप्रेस है जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में चलाया गया है। आगे है मांडवी और जुआरी नदी के किनारे पर स्थित कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ये मार्मोगुआ बंदरगाह है जो मांडवी और जुआरी नदी के तट पर स्थित है। और ये मंगलुरु बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा, याद रखेंगे। आगे का क्वेश्चन है कि केरल को कोल्लम कोट्टमपुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? ये जोड़ता है नेशनल वाटरवे 3। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? बताइएगा। तो दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया? ये चलाया गया 1962 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई है कब? बताएंगे। ये की गई है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अगला चैप्टर आ गया प्राकृतिक वनस्पति। इसको हम लोग देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अर्धपर्णपाती वन। अर्धपर्णपाती वन में कौन सा प्रमुख वृक्ष उगते हैं? तो ये चंदन, सागवान, महुआ, ये सभी जो इसमें दिए गए ऑप्शन ये अर्धपर्णपाती वन में ही उगते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखेंगे कि एक मिनट। आगे देखेंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये पाई जाती है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। बोलने में गड़बड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन है कि चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिसे तारपीन का तेल बनाया जाता है? तो ये लीसा। क्वेश्चन हिमालय श्रेणी की 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं? ये मिलते हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, ये सभी वृक्ष मिलते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है शोलास।
देखिएगा, आगे देखिएगा कि उच्च जैव विविधता वाले बेलांचली वन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उच्च जैव विविधता वाले बेलांचली वन को जाना जाता है मैंग्रोव वन, अनूप वन, ज्वारीय वन, ये सब सभी नाम से जाना जाता है। आगे, आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में कब किया गया। एक किया गया था 1971 ईस्वी में। रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 1971 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। आगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। ये लाया गया था 1972 ईस्वी में। आगे देखिए कि यूनेस्को ने अपने 1989 में किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को BR नेटवर्क में शामिल किया। एक क्या है, मानस। आगे देखेंगे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ स्थित है। ये स्थित है उड़ीसा में। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। वन्य जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया। ये लाया गया था 1973 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। तो एक एक ऑप्शन करके हम देख लेंगे। नामदफा यही नेशनल पार्क तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, आगे बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, ये भी असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में स्थित है। और सुल्तानपुर जो है ये यूपी में स्थित है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा तमिलनाडु में स्थित है। तो अन्नामलाई। आगे देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ये स्थित है देहरादून में। बताइएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, देहरादून में। आगे देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, और वो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे ये कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है खैर का। आगे, निम्नलिखित में से किसको जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग कहा जाता है पलाश को। और ये पलाश कहाँ का राजकीय फूल है, बताइएगा। पलाश यूपी का राजकीय फूल है। भारत के क्षेत्र में मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है। भारत के क्षेत्र में मूंगा चट्टान स्थित है लक्षद्वीप में भी मूंगा चट्टान है, मन्नार की खाड़ी में भी मूंगा चट्टान स्थित है, कच्छ की खाड़ी में भी मूंगा चट्टान स्थित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब जनगणना से क्वेश्चन है जो एग्जाम में, तो ये हर एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है कि सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब शुरू हुई। तो अमेरिका में शुरू हुई थी 1790 ईस्वी में। आगे, भारतीय जनगणना में किस जनगणना को महान विभाजक की संज्ञा दी गई। तो ये दिया गया था 1921 की जनगणना जो हुआ था उसको महान विभाजक का संज्ञा दिया गया था। और 1931 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जाति आधारित जनगणना हुआ था। आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया। तो एक किए थे 1976 ईस्वी में। आगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो भारत में पुरुषों की संख्या है 51.47%। हम लोग पूरे 200 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, तो बने रहिएगा। अब सिर्फ 50 क्वेश्चन बचा हुआ। आगे है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है आप लोग बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की। आगे है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। बताइए, भारत का जनघनत्व है 382। जनघनत्व मतलब क्या,
मतलब किसी क्षेत्र में ये कि किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को क्या बोलेंगे? जनघनत्व। आगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइएगा कितना है भारत का लिंगानुपात? यह है 943। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी का लिंगानुपात सर्वाधिक है? कौन से यूटी केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो पुडुचेरी का। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रहा? बताएंगे कितनी रहा भारत की दशकीय वृद्धि? ये रहा 17.7%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा? बताएंगे कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा? तो ये है मेघालय। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शिशु लिंगानुपात कितना है? कितना है? यह है 919। इसमें पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यह है अरुणाचल प्रदेश की। और भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कितना है? भारतीय राष्ट्रीय 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर है ये है 32, यानी 1000 में 32 ये हो गया। इसमें पूछ रहा है कि 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है केरल। भाई केरल सब चीज़ में आगे है, केरल साक्षरता में आगे, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर में आगे है। आगे का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की आबादी कितना प्रतिशत है? यह 16.6%। अनुसूचित जाति की प्रतिशतता कितनी है? 16.6%। इसमें है कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? कहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है? आप लोग का याद है तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है। आगे है कि 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति है? कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति उपलब्ध है? तो यह है 8.6% पूरी जनसंख्या का। यह 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में किस राज्य में निवास करती है? यानी प्रतिशतता में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। और यहीं सबसे ज़्यादा वो हैं भी। 2011 की जनगणना के दौरान धार्मिक जानकारियाँ की गणना की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? तो सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? इसके अनुसार हिंदू धर्म को। राष्ट्रीय जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के समय मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? ये थे DC चंद्रमौली। आगे, भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय पर रहता है? किस मंत्रालय पर जनगणना कराने का रहता है? तो ये गृह मंत्रालय पर। महानगर की संज्ञा उसे दी जाती है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक होती है, उसे महानगर की संज्ञा दी जाती है। जनसंख्या आप लोग एक बार और देख लेंगे क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 1 न 2 क्वेश्चन जरूर आता है। आगे हम लोग अगला चैप्टर है जनजातियाँ। देखेंगे कि जनजातियाँ से कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसका है पहला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 342 में है जो अनुसूचित जाति की चर्चा है।
आगे के बी.एस. गुहा ने भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? बताएंगे कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ये निग्रो व प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड के रूप में विभाजित किया है, मंगोलॉयड और अल्पाइन में विभाजित किया, भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक में विभाजित किया। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है कि सर्वप्रथम किसने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम ठक्कर बप्पा जो है, इसने आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किए थे। अब इसमें भारत में निवास करने वाले सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? तो ये है भील। भील जनजाति है जो भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या, इन्हीं की संख्या। और इसके बाद दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे संस्थाल, पहले नंबर पे भील। आगे देखिएगा कि कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में कौन से आदिवासी समुदाय मनाते हैं? तो ये थारू समुदाय के जो आदिवासी समुदाय हैं, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय भील का संबंध किससे है? भील का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से। भूत प्रेत तथा जादू टोना में सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति के लोग रखते हैं? ये रखते हैं गोंड जनजाति के लोग। आगे देखेंगे कि किस जनजाति का संबंध राजपूत घरानों से है? राजपूत घरानों से किस जनजाति का संबंध है? तो ये है बुक्सा जनजाति का संबंध। और नागा जनजाति का संबंध नागालैंड हो गया। जोनेसेरी ये कहाँ के जनजाति हैं? तो उत्तराखंड के। टोडा जनजाति कहाँ के हैं? ये हैं दक्षिण भारत का। तो तो बुक्सा जनजाति के लोग का संबंध है राजपूत घराना से। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो बिहार से संबंधित है? तो ये सब सभी जानती है, संथाल, तबरार, गोंड, थारू, उराव, कोल, बिरहोर, कोरब, कोरा, ये सब सभी जनजाति हैं जो बिहार से संबंधित है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध मेघालय से है? यानी मेघालय में कौन सी जनजाति हैं? तो ये सभी गारो, खासी, जयंता, मिक्कर, भोई, ये सभी है जो मेघालय की जनजातियाँ। आगे का चैप्टर है आपदा एवं उनके प्रबंधन से। इसका है कि भारत को अत्यधिक भूकंप से जोखिम वाले क्षेत्र को कौन से राज्य आते हैं? यानी कि कैसे मानेंगे कि ये जो भूकंप आया वो ज़्यादा जोखिम वाला है? तो उसकी तीव्रता 9 या 9 से ज़्यादा हो जाता है तो वो जोखिम वाला भूकंप होता है। तो इसमें से उत्तरी पूर्वी राज्य व हिमाचल प्रदेश, इसमें से सभी जो हैं वो अत्यधिक भूकंप से जोखिम वाले राज्य हैं। आगे देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उग्र मौसम तंत्र है जो किस अक्षांश के बीच आता है? ये आता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। आगे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत को कितनी भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो एक क्या 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आगे भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का उत्सर्जन हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। किस गैस का हुआ था और ये कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 1984 को हुआ था। आगे देखेंगे कि आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन है? तो आपदा आने से पहले उसके बारे में जाना जाता है कि अगर आपदा आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आपदा के समय भी कुछ बचावें होती हैं और आपदा के पश्चात भी। तो ये सभी 3 अवस्थाएं हैं आपदा से निवारण के लिए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना कब की गई? तो NDRF की स्थापना की गई थी 2006 ईस्वी में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग कहाँ स्थित है भारतीय मौसम वेधशाला? ये स्थित है पूना में।
आगे है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विभिन्न प्रबलताओं को भूकंप का खतरा बना रहता है। तो 84% क्षेत्र पर विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है। आगे देख लेंगे कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। एक की गई थी 1954 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है। ये चलाया जा रहा है 1977 से 78 ईस्वी में। अगला चैप्टर है राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश से। इसमें कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था बताइएगा। ये हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राज्य के बीच स्थित है। तो ये स्थित है भारत अरुणाचल प्रदेश के बीच। नागालैंड के अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र से मिलती है। तो ये मिलती है म्यांमार से। आगे देखेंगे कि सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया। तो सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया था 1975 ईस्वी में। क्या हुआ था कि 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य ये सिक्किम बना और इससे पहले ये एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 1975 में जब जनमत संग्रह हुआ तो उसके बाद सिक्किम को भारत के लोगों ने क्या किया कि विलय के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार यह भारत का हिस्सा बन गया। आगे देख लेंगे। अब बस 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट। आगे देखिएगा। मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा हुआ है। ये 722 किलोमीटर जो है 722 किलोमीटर लंबा स्थल बांग्लादेश से लगा हुआ। आगे देखेंगे। तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो तमिलनाडु की सीमा केरल से लगती है, कर्नाटक से लगती है और महाराष्ट्र से लगती है। देख लेंगे। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है। यह 3,07,713 किलोमीटर और 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का है क्षेत्रफल। आगे देखेंगे। तेलंगाना की स्थापना कब हुई। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014। यह कि भारत का कौन कौन क्षेत्र चीन के साथ विवादित स्थिति में है। तो देखिए गलवान घाटी ये भी विवादित स्थिति में, तवांग ये भी विवादित स्थिति में और अक्साई चीन ये भी विवादित स्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों कैसा लगा है ये वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा और अगर आपको किसी तरह से ये लाभ पहुंचाया है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।